बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। बिला तमीज़ जाएंगे गुफ्तगू में, और जो सवाल पहला इस वक्त हमारे सामने है, जो कल वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की एक सख्त ट्वीट से मुताल्लिक़ है। और ये ट्वीट की गई उस तनाजुर में कि जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ब्लॉक किया उस कानून साजी को कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से पास की गई थी। गुमान यही था कि सेनेट में जाकर इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होंगी और अपोजिशन की तरफ से जो तरमीम इसमें तजवीज़ की गई हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के सिलसिले में कुछ लो और कुछ दो का मामला होगा। लेकिन जब हुकूमत का रद्द अमल सामने आया और उसके बाद फिर मुबस्सिरीन के तबसरे शुरू हुए तो अंदाज़ा हुआ कि ये मामला खासा हॉस्टिलिटी की तरफ पहले दिन से ही जा चुका है। जान से ज़ही साहब हैं हमारे साथ मौजूद, अजीम चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और मोहतरम जनाब पीजे मीर साहब मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। और फ़ायदा उठाएंगे हम इस गैर सियासी पैनल का और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत हाल है क्या, पस मंज़र क्या है इसका, और इसको लेकर आगे मुमकिनात क्या हो सकती हैं। जान से ज़ही साहब, अपोजिशन का जो एतराज़ है, ट्वीट देखी मैंने शेरी रहमान साहिबा की, जिसके अंदर वो लिखती हैं कि हमने इस वजह से इसको ब्लॉक किया है क्योंकि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को बिला वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात देकर मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने की एक काविश है। तो अब ये आमने सामने आ गई सूरत हाल, आप कैसे देख रहे हैं असल सूरत हाल क्या है? दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN की ये मुनाफिकत है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने खड़े होकर कहा कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और पास हो गया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के निगहबान इदारों ने ये रिकमेंड किया है कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है और इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है। और ये दोनों पार्टियों ने कौमी असम्बली से मुत्तफिका पास करवाया। अब वही दोनों पार्टियां वापस आके सेनेट में इससे इख्तलाफ कर रही हैं, जबकि पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में उन्होंने हिमायत की है। फिर अगर आपको याद हो, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत यही 90 दिन का जो अरसा आप ये एतराज़ कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास होनी चाहिए, तमाम पार्टियों ने इंडोर्स किया था। उस वक्त भी ये बात सही थी, उस वक्त PTI इस इख्तिलाफ में थी। एग्जैक्टली। आज ये फिर ये बात कर रहे हैं, तो ये वही बात है जो सिर्फ एक नए कानून में आ रहा है और ये सब तमाम पार्टियों की कंसेंसस है। ये तो नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली में आपकी पार्टी का एक फैसला है, वही पार्टी कौमी सेनेट में कोई दूसरा फैसला करती है। इसका मतलब है बार्गेनिंग चिप के तौर पे ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है वो इसलिए मसला है कि दोनों सियासी पार्टियां, बिलखसूस PMLN और PPP, उस वक्त ग्रे लिस्ट पाकिस्तान चला गया था जब इनकी हुकूमतें थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आपको मालूम है कि पापड़ वाले, कुल्फे वाले, ये दो सियासी पार्टियों के साथ, फालूदे वाले भी दो सियासी पार्टियों के सियासी खानदानों पे संगीन इल्जामात मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से लगे हैं। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की मुखालफत इस वक्त करना इनके सियासी बयानी के लिए बड़ा दचका है और उनकी सियासी गवर्नेंस के लिए भी दचका है। अजीम चौधरी साहब, अब ये जो शेरी साहिबा का जो नुक्ता है ये बड़ा वैलिड नुक्ता लग रहा है, यानी मेरा जहन भी वहीं फंस गया जाके कि बिला वारंट किसी को गिरफ्तार करने का इख्तियार, ये फाटफ ने तो नहीं कहा होगा आपको कि जनाब बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लें अब जाके, फिर ये बिला वारंट वाली शिक क्यों डाली गई इसमें? मेरा ख्याल है कि इस पे लेन देन का मामला है। अच्छा। और सियासी लेन देन के लिए इस तरह की चीज़ें कही भी जाती हैं, कहलवाई भी जाती हैं, की भी जाती हैं और करवाई भी जाती हैं। एक ज़माना था जिस वक्त पाकिस्तान में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स थी, FSF, वो लोगों को उठा के ले जाती थी और जाके कश्मीर में रख देते थे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के लोग आके बयान दे देते थे कि पाकिस्तान में तो वो कहीं कैद नहीं है, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया तो होता था। तब वारंट, अच्छा, मतलब पीपल्स पार्टी ने सिखाया हुआ है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने वो कुछ सिखाया हुआ जो और कोई नहीं सिखा सकता। सही। तब भी वारंट्स नहीं होते थे, तब भी उठा लिया जाता था, 16 MPO के तहत भी ले लिया जाता। लेकिन फिर बाद में उसका देखें ना आपने, FSF डिसबैंड हो गई, भुट्टो साहब के साथ क्या कुछ हुआ, ये भी तो तारीफ है। जी जी। ये मुज़ाकरात इनके दरमियान जब हो रहे थे इन कवानीन पर, NAP और FATF पर, तो दो मुख्तलिफ किस्म के मसवदे सामने लाए गए। अच्छा। और एक वो मसवदा जो मौजूद था पहले से कुछ कवानीन का, उसको रखा गया और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद बारगेनिंग के लिए अपोजिशन ने ज़्यादा स्ट्रांगली रखती थी, हुकूमत ने वो लीक कर दी। बिल्कुल किया, बिल्कुल हुआ। वो जब लीक हुई तो फिर वो खड़े हो गए कि अच्छा हम नहीं करते, फिर आपने ले दे करके उनसे नेशनल असेंबली में करवा लिया।
अब उस वक्त ये जो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, ये इस तरह के मुकदमात नहीं बने हुए थे, पर्दे जुर्म नहीं लग रही थी, मुकदमात नहीं थे, ख्वातीन के नाम नहीं थे और ये दीगर मामलात नहीं थे। अब ये सब मामलात सामने आ गए हुए हैं। अब अगर अपोजिशन इसको मान ले तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि उनके सारे लोग अंदर हो जाएंगे। उन्होंने ये काम किए तो हुए हैं, वो सब अंदर हो जाएंगे। और अगर वो ना माने, इनके कहने पर कर ले, तो और उनके लिए और मुश्किल है कि वो अपने लोगों को जाके जवाब क्या देंगे। मेरा ये ख्याल है कि नेशनल असेंबली और सेनेट का जो मुश्तरका इजलास होगा, उसमें इस बात का इम्कान होगा कि ये कानून हुकूमत की मर्जी के मुताबिक मंजूर हो जाए, लेकिन फिर भी हुकूमत को कुछ ना कुछ मामलात को आगे ले जाने के लिए उनके साथ निगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने निकाला। और मेरी इत्तला के मुताबिक उस वक्त लाहौर का मौसम बड़ा खुशगवार है, बारिश हो रही है वहाँ पे। ये बताइएगा कि सेनेट में अब जबकि ब्लॉक कर दिया गया है फ़िलहाल इस लेजिस्लेशन को, कुछ लो और कुछ दो की तरफ ही इशारा हमारे मौजूद पैनलिस्ट यहाँ भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन का मेन गेन टारगेट क्या हो सकता है? यानी ऑपोजिशन ऐसी क्या चीज़ लेना चाह रही है कि जिसके बदले में हुकूमत से वो कुछ बार्गेन कर लें? क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, नंबर वन, ये ना ऑपोजिशन ना गवर्नमेंट, ये पूरा स्टेट आपने इस वक्त एक स्टैंड स्टिल पे कर दिया हुआ है। आपने FATF जो कहेगा आपने वो करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। क्यों? क्योंकि एज ए नेशन लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप पे, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं ऑफ करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज़ ऑफ पावर। ये किताबों में लिखी हुई है, अखबारों में आपके सामने है, इसके ऊपर एनालिसिस लोगों ने कर दिए में। लेकिन जब आप ये करते हैं तो इंटरनेशनल जो अंकल टॉम है, अंकल टॉम आपको बड़ा गहरी नज़र से देखता है। अच्छा। वो IMF से भी देखता है, वर्ल्ड बैंक से भी देखता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी देखता है, और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन टेरर फाइनेंस है यहाँ से भी देखता है। तो जब वो देखता है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल डिफेड, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जब आपको खुला वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ पाउंड्स दे रहे थे और आपने यहाँ मिस अप्रोप्रिएशन शुरू कर दी। फिर आपको USAID आई, USAID की आपने मिस अप्रोप्रिएशन शुरू कर दी। तो अब वो क्या करते हैं? अब वो खुद पैसे देते हैं, वो आपको ट्रस्ट नहीं करते। सही है। और ये इधर डिफेड भी यही है और USAID भी यही है। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? Where we are going wrong is कि अगर आपको एक डायरेक्शन मिल रही है कि अपनी सिमत को ठीक कर ले, तो डू इट। अब तो ग्लोबल विलेज है, तो वो देखे ना, दे डोंट मेक लैंड एनी मोर। आप 10 मिनट के अंदर आप दुनिया क्रॉस कर जाते हो, यू आर ऑन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यू आर इन कॉम्पिटिशन इकोनॉमिकली, कमर्शियली एंड इन एवरी क्वार्टर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप इतनी तेज आप काम कर रहे होते हो तो लोग आपको छोड़ते नहीं है। आपने देखा ना सैमसंग के ओनर के साथ क्या हुआ है जी। जब आप मिस अप्रोप्रिएशन करोगे, हवावी के साथ क्या हो रहा है, जब आप मिस अप्रोप्रिएशन या कोई गलत काम करोगे आप पकड़े जाओगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज रादर गेटिंग इनटू अ बेसलेस आर्गुमेंट, भाई जो दोनों के लिए ये फायदेमंद है। अभी कहा है कि भाई लोगों ने करप्शन की है, भाई लोगों ने करप्शन की है, दैट इज द रीजन, यू नो, वो आप उसको बिल्कुल ब्लॉक करने की कोशिश करोगे और वहां आप कहोगे ओके व्हाट्स गुड फॉर मी। सो द क्वेश्चन इज, हम मुल्क इस तरह नहीं चला सकते। हमें मुल्क को बड़ा तकड़े तरीके से चलाना है। हम बड़ी एग्जांपल्स देते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को, लेकिन आप देखो अतातुर्क जब आया था उसने किस तरह आपको क्लेंस कर दिया था, किस तरह आपको ठीक कर दिया था। हम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, प्रोवाइडिंग हमारी नीयतें साफ है। हमारी नीयतें साफ नहीं है, जब तक आप ये नहीं करोगे। आप देखो ना, अब रजा पाकिस्तान में जब जमहूरियत आती है सब शोर कर देते हैं, ओ जी मिलिट्री लेके आ जाओ। अच्छा, उसके बाद जब मिलिट्री आती है, ओ जी जमहूरियत को वापस लेके आओ। हम ना तीते रहे ना बटेरे, हमें समझ नहीं आती करना क्या है। और जब डेमोक्रेसी होती है, आपके पास दुनिया में से मेरे ख्याल सबसे ज्यादा किताबें हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेट्स पे लिखी जाती है, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स है वहां इतनी आप कह लो कि लिखा नहीं होता। सही है, ठीक है। अब हमारे पास सूरत-ए-हाल जो बन रही है वो ये बन रही है कि FATF जो है वो देख रहा है सारी सूरत-ए-हाल को, ठीक है ना। अच्छा, आई एम श्योर कि FATF
से वेट भी कराया होगा आपने उसको कानून की शक्ल देने से पहले कि जी ये हम बनाने जा रहे हैं, ये आपको सफाइस करता है या नहीं करता। अब FATF के सामने आपका मुकदमा जा रहा है कि जी अपोजिशन ने उसको ब्लॉक कर दिया है, इसका इंटरनेशनल रिपरकशंस हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसको भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्विक कमेंट आपका जान साहब इसके ऊपर लूँगा और फिर हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, FATF यकीनन पोस्ट कोरोना में पाकिस्तान के लिए एक लटकती तलवार है, लेकिन ग्रे लिस्ट का ये जो इस वक्त स्टेटस है ये फिर भी रहेगा इस जब तक जियो पॉलिटिक्स इस रीजन का अमेरिका की नज़र में उस तरह नहीं सिमटता जिस तरह वो चाहता है। i.e. अफगानिस्तान का इशू हमारे सामने है, इसके बाद नवंबर में US इलेक्शंस आएंगे प्रेसिडेंट के, ट्रंप और वर्सेस जो भी इनके राइवल्स हैं, तो फिर जाके एक सूरत हाल नेक्स्ट मार्च अगले साल में हम देखेंगे कि एक सूरत हाल बनेगी जिसमें पाकिस्तान के उभरते हुए चांस होंगे कि हम ग्रे लिस्ट से निकल आए। फिर इसका ताल्लुक जो है इस खित्ते में बिलखसूस इंडिया की लॉबिंग से भी है। इंडिया एग्रेसिवली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहा है। हमारी काउंटर स्ट्रेटजी कितनी मौसर है, हमारे फॉरेन ऑफिस का किरदार कैसा है, गवर्नमेंट जो है वो जिस वक्त दाखिली और फॉरेन पॉलिसी के महाज पे कितना मौसर है, इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। नहीं, लेकिन अभी जो सेनेट के अंदर अपोजिशन ने जो ब्लॉक किया है, नहीं, ये एक ऑप्टिक्स है। मेरे ख्याल में ये कोई ये आखिर में यही सियासी पार्टियां सेनेट में भी इसको इंडोर्स करेंगी। सही है, यानी इंटरनेशनल रिपरकशंस नहीं होंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद खुशामदीद। अजीम चौधरी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से हुकूमत खासी संजीदा और मुतहर्रिक नज़र आती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की मुल्क से रवानगी भी इसी दौरे हुकूमत में हुई थी। अब ये एक अजीब कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल है, हुकूमती अरकान के बयानात और आवाम भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी भेजा भी आपने ही था और अब आप वापस लाने की बात जिस अंदाज से करते हैं उसमें आपस में कहीं गैप नज़र आता है कम्युनिकेशन का। क्या है असल मामला, क्या है? ये हुकूमत तय करके बता सकती है कि नवाज शरीफ साहब गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गए थे या सही रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गए थे? मेरा ख्याल है तो वो गलत रिपोर्ट ही कहते हैं इसको। और अगर वो गलत रिपोर्ट की बुनियाद पर गए थे तो फिर शौकत खानम के डॉक्टर्स और सरकारी डॉक्टर्स और मिनिस्टर साहिबा आज भी वो ये कह रही हैं कि मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि तमाम रिपोर्ट्स ठीक थी और उनके टेस्टों के जो बकाया जात हैं वो हमने संभाल के रखे हुए हैं ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। गुजारिश ये है कि हुकूमत, और इस पर उस वक्त जस्टिस खोसा ने जो कहा था जी, वो बहुत सिग्निफिकेंट था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ये आपने भेजा, हमने नहीं भेजा। जब हुकूमत ने ख़ुद भेजा और हुकूमत ने बरतानिया को ख़त भी लिखा, फैसिलिटेट भी किया, खुसूसी जहाज़ भी आया, भेज भी दिया, बेटी को भी अस्पताल लेकर आए, वो सब कुछ जो कुछ किया, अगर वो गलत था तो क्या अब उनका लाया जाना जो है उसके लिए जितनी संजीदगी का इजहार किया जा रहा है ये सही है? और अगर वो गलत नहीं था, वो सही था सब कुछ, तो फिर उनको अभी इलाज कराने दे, चूँकि अभी तो उनका ऑपरेशन नहीं हुआ जो उनका कहा जाता है, कहा ये जा रहा है कि अभी नहीं हुआ। गुजारिश ये है कि बरतानिया के कवानीन अपने हैं, हमारे अपने कवानीन हैं। बरतानिया कैदियों को पनाह नहीं देता, सियासी पनाह वहाँ देता है। हम सब लोग बरतानिया आज आ चुके हुए हैं, सियासी पनाह वो लोगों को देता है, लेकिन कैदियों को, मुजरिमों को वो सज़ा जिनको हुई हो उनको वो असाइलम नहीं देते। अच्छा, और अगर वो असाइलम नहीं देते तो मियाँ नवाज शरीफ जब वो स्टैंप लगी होगी पासपोर्ट पे तो वो 180 डेज़ की स्टैंप लगती है। पीजे ज़्यादा बेहतर बता सकते जी, मैं हैं। उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। और 180 डेज़ के बाद उनको किसी दूसरे मुल्क में जाना, वापस आना, या उनको कोई ख़ास रियायत दी गई है मुझे नहीं पता, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को अगर हुकूमत लाना चाहे, वाकई लाना चाहे, तो वो ला सकती है। और अगर हुकूमत ने वैसे ही करना है जैसे माजी में किया तो फिर लाए ना लाए एक बराबर है। फिर आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि इस हुकूमत के और उनके दरमियान
क्या मामला तय हुए थे और किस सतह के ऊपर डील थे? हुई थी? डील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, मैं नहीं करना चाह रहा था। पीजे मीर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब डील के तहत मुल्क से बाहर गए हैं तो फिर उनकी वापसी के हवाले से होने वाली तमाम गुफ्तगू तो महज फ़कत सियासी बयानबाजी ही है या कुछ और है इसके अलावा मामला? देखिए, इसको आप डील नहीं कह सकते, इसको आप ढील कह सकते हैं। ढील? अच्छा। ये ढील इनको मिली है, डील नहीं मिली है। और ये जो ढील है इसके अंदर बड़े लकूनास हैं। अभी अजीम चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि 180 डेज, अब आपने आगे भी देखना है क्या, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ, जब जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इनडेफिनेट स्टे भी होता है, उनको रेजिडेंट वीज़ा भी होता है। और इस अगर तो ये सिचुएशन है तो देन ही डजंट हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री एंड कम बैक इन द कंट्री। अगर सो अगर नहीं है, ही इज गॉन इन ऑन अ वीज़ा, तो फिर ही विल हैव टू गो बैक, गो आउट ऑफ द कंट्री टू गेट दैट, क्योंकि इसके बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। अच्छा। अब बात आती है, आपने भेजा, आपने एक मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू भेजा। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अगर हम लिखते हैं, जो कि गवर्नमेंट कह रही है हम लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे पहले ये इनकी प्ली होगी, जो जवाब में होगा कि हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, ये अपना केस वहाँ प्लीड करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंडली दे विल प्रोवाइड ऑल द मेडिकल रिपोर्ट्स जो कि इनके लोकल डॉक्टर्स की होगी। अच्छा। वो लोकल डॉक्टर्स की असेसमेंट जो होगी, जो रिपोर्ट होगी, ये होम ऑफिस पे जाएगी और फिर होम ऑफिस वाले डिसाइड करेंगे व्हाट नेक्स्ट टू डू। Will you extradite him? You can't extradite him. क्यों? Because there is no extradition treaty between Pakistan and United Kingdom. So आप भेजेंगे तो एक रिक्वेस्ट होगी, फॉर्मल रिक्वेस्ट, जिस तरह की जनरल पेनिशर के ऊपर भी हुई थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नहीं छोड़ा था। अब यहाँ अगर वो एक कहते हैं कि फॉर अ पर्सन, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बाय द वे बड़ी हैरान होगी कि अगर कोई कन्विक्ट होता है, ना मैंने किया ना आपने, कोर्ट्स ने कन्विक्ट किया है, तो आप एक कन्विक्टेड, नो मैटर हु इट इज, आप कन्विक्टेड आदमी को बाहर कैसे जाने देते हो? अच्छा, वहां एक और एक क्वेश्चन उठ जाएगा, वो इसलिए शायद जाने दिया कि जी अगर अल्लाह ना करे इनकी सिचुएशन वाकई इतनी ख़राब थी तो कल अगर मियाँ नवाज शरीफ अगर कुछ हो जाता है उनको, ये तो इस गवर्नमेंट के इनके गले तो एक फंदा पड़ जाएगा। वी कैन एक्सपेक्ट अ केओस इन द कंट्री। सो बेसिकली आई थिंक गवर्नमेंट ने इनको बाहर भेजा है इलाज के लिए, और जो बताया जा रहा है कि भाई जो शौकत खानम के डॉक्टर्स और अपने इनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी आप कह लो रिकमेंडेशन पे, लेकिन इस रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ये आपको सिर्फ वहीं से क्लैरिटी इसकी मिलेगी जो कि ब्रिटिश डॉक्टर्स हैं और इनके डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो डॉक्टर गलत काम नहीं करेगा वरना ही विल बी स्ट्रक ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। और नवाज शरीफ की स्टोरी रजा उसी वक्त आती है कि जब नवाज शरीफ रोड पे होता है तो पाकिस्तान में धड़तली मच जाती है, अगर नवाज शरीफ अंडर कवर है तो नो वन टॉक्स अबाउट नवाज शरीफ। सो दिस इज अ वेरी फनी सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तस्वीर भी हुकूमत के नुमाइंदे ने ही लीक की थी जिसमें उनको टहलते हुए दिखाया गया था। जान इस्तेग़ी साहब, आपकी क्या इस पे असेसमेंट है सारी सूरत हाल पे? देखिए, सच बोलना कोई आसान काम नहीं है, किसी भी दौर में आसान नहीं रहा था। सारे इदारे ऑन बोर्ड थे, 24 घंटे से 48 आवर्स में सारी चीज़ें डॉक्टर्ड हो गई, रिपोर्ट्स, लीगो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स सारे स्टैंपें लग गई, मवाफिक हालात पैदा, प्राइम मिनिस्टर से लेके बाकी लोगों तक सब ऑन बोर्ड थे। एक डील के नतीजे में, इससे ज़्यादा डील क्या आप कहेंगे उसको, वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं और कोई नहीं रोक सकता। और सडनली मीडिया डिबेट करती है कि उसका सेहत जो है वो इस ख़तरनाक हद तक है कि प्लेटलेट्स जो है उसके वो इस हद तक पहुंच गए कि वो किसी वक्त भी, तो एक बयानिया बनाया गया, उस बयानी के नतीजे में वो चले गए हम सबके सामने। अब एक हद तक जो है वो मैं सच बोल सकता हूँ, क्योंकि हो सकता अब क्या हो रहा है, अब सारा जो कुछ हो रहा है ये बासी कड़ी में उबाल है क्या है? कुछ भी नहीं है,
ना वो उसको लाया जा सकता है, ना गवर्नमेंट की कोई वहाँ पे यूके के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। पीजे मीर साहब ने वो कॉम्प्लेक्सिटी तो बयान की, लेकिन ये हर दफ़ा हम एक शख्स जो बरतानिया में बैठा है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है उनको आज तक हम ना ला सके, जिनके सबूत हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या पॉलिटिशियन को, नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों को तो लाना महाल है। तो किसी भी गवर्नमेंट मुझे एक बताएं माँ सिवा जो क्रिमिनल बिलखसूस अल्ताफ हुसैन के एमकेएम के साथ उनका ताल्लुक था, उनके अलावा फारूक केस का फैसला हो गया, उसको भी नहीं ला जो सकते। दहशतगर्दी में मुलविस है हम उनको ना ला सके तो नवाज शरीफ को हम किस तरह ला सकेंगे? ये एक डाइवर्जन है, एक तवज्जो हटाने की कोशिश है, एक सियासी भोंचाल है, और इससे ज्यादा मेरे क्या है वो मुद्दा क्या है जिसकी एफएटीएफ के जो कानून इन्होंने पास करवाना है वो जिस दिन पास हो गया उस दिन बहुत सारी चीजें खुद ब खुद नीचे आती। अच्छा, यानी आप को रिलेट देख रहे हैं इस मामले मैं नहीं कि देख रहा है ही ऐसा। अच्छा, यानी ये एक बार्गेनिंग चिप है कि मियां साहब के नाम का नारा लगेगा और जो दूसरी तरफ भी है कानून साजी करनी है और असेंबली और सेनेट को चलाना है। अब बाकी कोई सूरत हाल तो बाकी बची नहीं हुई। सही है, तो यानी पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल टेंशन नहीं लें और नो आसान होके बिल्कुल बैठें। भी नहीं। ये ना वो आ रहे हैं ना वो जा रहे हैं। हाँ। और ये बुलाने के हक में नहीं है ना लाने के हक में है। ला के अपने लिए मुश्किल पैदा करेंगे। हाँ। जेल से तो बयान आ सकता है ना, बेटी मिलने जा सकती है, सही कहा। भाई जा सकता है, भतीजा जा सकता है, कोई भी जा सकता है, तो बयान तो आ सकता है। ये हो गया जी, मसला ही हल हो गया। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जान सेक्रेटरी साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है पाकिस्तान के गिरदो नवाह में, जो इस वक्त अफगानिस्तान है, ईरान है, थोड़ा सा आगे चले जाएं तो यूएई गल्फ़ आ जाता है, इज़राइल के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी गर्म रही सारी चीज़ें, फिर भारत है, कश्मीर है, चाइना है, ये सारे जो ख़ित्ते की जो सूरत हाल है ये इस वक्त हमारे लिए कहाँ से चैलेंजिंग है और कहाँ से सपोर्टिव है? देखिए, चैलेंजेस तो हमारे बहुत हैं। इस वक्त मिडल ईस्ट में अमेरिका की एक नई पॉलिसी आ रही है, उसमें इसराइल का एक अहम किरदार बनने जा रहा है। अच्छा। और ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और मिडल ईस्ट के जीसीसी के ममालिक का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो उभर के सामने आया है। अच्छा। अब देखना ये कि इसमें हम अपना बैलेंसिंग एक्ट किस तरह कर सकते हैं। हम ना ईरान को के साथ कोई दुश्मनी बोल सकते हैं, ना हम जीसीसी कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को दाव पे लगा सकते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि तुर्की और ईरान के साथ जो अलायंस में हम जा रहे हैं, जिसमें चाइना और रशिया भी शामिल है, उसके असरात अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात पे क्या होंगे, ये भी एक चैलेंज है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसे अलायंस का तासुर दें कि हम बिल्कुल एक तरफ जो है वो अमेरिका, इंडिया, इसराइल होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और फिर रशिया और चाइना होगा। हम नहीं चाहते कि बाइनरीज में हम खेलें, एक तरफ रशिया हो, एक तरफ चाइना या दूसरी तरफ अमेरिका। हम चाहते हैं इक्वली अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशन रहे और चाइना के साथ और रशिया और दूसरे ब्लॉक के साथ भी रहे। तो ये भी एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि खत जो है ड्रा किए जा रहे हैं। आपने एक वाज़िह स्टैंड लेना है, आपको पे ये मुसल्लत किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हम किस तरह रिएक्ट करें। अभी यूएई और इजराइल का जो मुआहदा हुआ है, इस तनाज़ुर में भी हमारे लिए मुश्किल है। हम अभी तक रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तरह बिहेव करें। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशंस में भी ये चैलेंज हमें है। तो चैलेंज है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। पाकिस्तान का किरदार अहम है आज भी, उसकी जो जियो लोकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त चैलेंजेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पीजे मीर साहब, मुख्तसर वक्त है, खान साहब की इस वक्त हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है उससे किस हद तक आप मुतमईन हैं और क्या मशवरा देना चाहेंगे? कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आप समझते हैं कि नीड फॉर इम्प्रूवमेंट है फौरी तौर पे? देखिए, नीड टू इम्प्रूवमेंट बड़ी सिंपल है। हम जो बन जाते हैं ना सारों के चाचे, ये हम बंद करें। ये अचक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है।
वो देखो हमने हर एक के साथ अपने अपने रिलेशंस रखने, इंडिपेंडेंट रिलेशंस रखने हैं। हमें एक बास्केट के अंदर अपने सारे अंडे नहीं रखने। दुरुस्त। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। फ्रेंडशिप छोड़ दें, इंटरेस्ट की बात करें। हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, जो दूसरा होता है वो अपना इंटरेस्ट देखता है। आपने तालिबान वॉर देख ली, ये किसका इंटरेस्ट था? हमारा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हम बीच में घुस गए। अब बात यह है कि आपकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की, वो चेंज हो गई है। अब इसके डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। आपके पास एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बड़ा एक रेडिकल प्रेसिडेंट है। दूसरी साइड से आपके पास जो चाइनीज आपका जो प्रेसिडेंट है वो एक बड़ा डिप्लोमैट बन गया हुआ है। उधर से रशियन जो है आपका पुतिन, वो उसने कन्फ्रंटेशन अमेरिका को कोल्ड दिखा दी हुई है। सो वेयर आर वी? We have to maintain our relationships with our neighbors. हमारी आपको पता है 47 से ये पॉलिसी है, peace, tranquility in the region, whether it is India, whether it is anybody else. So we have to maintain diplomatic relations with everybody. अभी जान साहब ने बात की है कि देखें ना, इजराइल की अब सिचुएशन आ गई है। हमारा इजराइल का क्या प्रॉब्लम है? लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमने कहा है कि तुम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करो, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज कर देंगे। सिंपल एज दैट। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस, मेरे कश्मीर पे कौन बात करता है भाई? मेरे कश्मीर पे कौन बात करता है? कौन ये पैलेस्टाइन्स करते हैं? नो दे डोंट। कहां जलसा आपने देखा दुनिया के अंदर? इधर तो यहां लाखों हजारों लोग मर गए हैं, बट नोबडी स्पीक्स अबाउट कश्मीर। सो वी नीड टू बी टॉकिंग ऑन दोस टर्म्स एज वेल। आपने यूएई को, आपने सऊदी अरेबिया को और मिडिल ईस्ट को चेंजिंग ट्रेंड में आप देख रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन अ लाइटर ट्रेंड टुवर्ड्स दी Israelis. क्यों? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, oh, whenever we want, we can take them out and things like that. Indirect वो मजाक से एक sarcastically hint भी कर देता है। दूसरा कहता है अगर मेरी फौज है तो तुम उसके पैसे भी दो। So it is all changing. और हम जो है, जब अपने आप को इकोनॉमिकली तकड़ा नहीं करेंगे, हम वी विल बी द मर्सी ऑफ एवरीबॉडी। सो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है इस वक्त, मैं समझता हूँ सीपैक का है। इसको हमने घोड़े की तरह दौड़ाना है, और इसको जब आप कामयाब करोगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग इन द वे फॉर पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात की अजीम चौधरी साहब। अब सवाल यहाँ पर आकर रुक रहा है कि चाचे मामे बनने वाली जो थ्योरी थी, मुस्लिम उम्मा या पता नहीं क्या क्या, तो अभी हम निकल गए उससे बाहर पॉलिसी लेवल पे, या अभी वहीं स्टक नजर आते हैं? नहीं, अभी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। हम 48 से फंसे हुए हैं इसमें। 1948 से वो जो था मिडिल ईस्ट डिफेंस पैक्ट जो था, जिसके बाद बगदाद पैक्ट पे हम चले गए, और हमें ये डरा दिया गया था कि रूस के करीब ना जाना, वो तुम्हें खा जाएगा, इसके करीब ना जाना, ये खा जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ। उस सब में से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत भारी कीमत दे के, बहुत ही भारी कीमत दे के, लाखों जानों की और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम कुर्बानी दे के उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ओआईसी के चक्कर में भी फंसे हुए हैं, हम उसमें से नहीं निकल रहे। अरब लीग ने जब मामला तय करना हो तो वो अपने तौर पर बैठ के कर लेते हैं, जब गल्फ का मामला हो तो वो कर लेते हैं, जब ओआईसी का कोई मामला हो तो वो उसको लटका देते हैं। अगर हम सऊदी अरब के कहने पर अपनी तमाम पॉलिसीज़ को बनाएंगे तो पाकिस्तान में मामलात मुख्तलिफ हो जाएंगे। अगर हम तमाम पॉलिसीज़ ईरान के या तुर्की के कहने पर बनाएंगे तो हमारे मामलात को बहुत बेहतर नहीं रहेंगे। हमें अपने आप को एक खुद मुख्तार कौम बनाने के लिए वो तमाम इक़दामात करने की ज़रूरत है जिस पे पाकिस्तान की कौम का कंसेंसस हो और हम दुनिया में सुरखरू हो सकें। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम दूसरों के मामलात में मदाखलत छोड़ दें। सही। और हमारा जो फोकस है फॉरेन पॉलिसी का कश्मीर, जो उस पर हमारी मदद करे, हम उसकी मदद के लिए तैयार हों। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हमें ओआईसी की क्या ज़रूरत है? हम अरब लीग को या खलीज की कॉन्फ्रेंस को हम क्या करेंगे? अगर चाइना उस पर हमारी को मदद कर सकता है तो हम सीपैक में चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो चुके हुए हैं। रूस से हम दूर भागते थे, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं, मजीद बेहतर होंगे। हमने पहला कर्जा अमेरिका से लिया था और उसकी भारी कीमत अब तक दे रहे हैं। अमेरिका बहुत दूर है और अब हमें अमेरिका की उस तरह ज़रूरत नहीं है, और अगर है भी तो अमेरिका ने अपने हथियार बेचने हैं, वो हथियार दुनिया में मिल जाते हैं, अमेरिका से भी मिल जाएंगे। जब हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे हम उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन हमें तो हथियार उनसे लेने हैं ना, क्योंकि उनके हथियार हमारे पास मौजूद है। तो हमें सोच समझ कर
एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेनी चाहिए अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को, ताकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी इस अजाब में से निकलें और हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान गिरामी, कीमती वक्त दिया। नाजरीन के लिए ये बात बिल्कुल वाज़े है कि वन वे ट्रैफिक या एक तरफा मोहब्बत ना आम ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर लोगों के फ़ायदे में होती है और ना ही अवाम के फ़ायदे में होती है। वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर अपनी तरजीहात को एक इंडिपेंडेंट इंडिजिनस मुल्क के तौर पर तय करे और उसके बाद निगोशिएट करे ख़ित्ते के उन दीगर तमाम ममालिक से कि कौन हमारे मफाद में, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कौन हमारे साथ चल सकता है या चल रहा है, उसको हम रिवॉर्ड करें और उसके साथ ही हम एकॉर्ड करें। इस बात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल आपकी खिदमत में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कोविड की एहतियात जारी रखिए, इसलिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जी पाकिस्तान के लिए।